तो 3 तलाक वाली बात जिसको हाँ। लेकर वो अवेयर नहीं थे। जी, तलाक 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 कह दिया जाएगा तो मुझे घर से निकल जाना है, मेरा डाइवोर्स हो जाएगा ऐसा। फीमेल्स वर्क करिए, उनको उनके राइट सेफ्टी को लेकर अवेयर किया जाए इस पे। तो सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट एज ए वर्क प्लेस के लिए है, तो वो इनको ज्यादा जरूरी है जानना। तो ये बेधड़कपन जो है ये ब्लड लाइन में चलता है क्योंकि फ्रीडम फाइटर की फैमिली से है। हाँ, ये एक फ्रीडम फाइटर के फैमिली से था। तो वेट फॉर जस्टिस वैसे लोगों के लिए है जो इंतजार करते रह गए पर उनको कभी भी जस्टिस नहीं मिला। किया है दैट रेड लाइट एरिया इन दिल्ली जीबी रोड, तो उसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, उनको बदनाम गली मेंशन किया गया पर बदनाम किसने किया है, उस गली को बनाया किसने है? क्या चीजें होती है जिसकी वजह से लड़कियां इसमें ज्यादातर ट्रैप हो जाती हैं ना चाहते हुए भी? तो आज के समय में मेट्रोपॉलिटन में भी ये काम हुआ, अब गाँवों से भी लड़कियों को उठा कर लाते हैं कि हम तुम्हें काम दिला देंगे या कुछ इस तरह से। और आप रेप जैसे सेंसिटिव केसेस भी आए होंगे जो आपने हैंडल किए हो, ऐसा कोई केस? और रेप केसेस तो आप देख रहे हैं संख्या कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। फेक एलिगेशंस लगा देना, महिलाएं भी कई जगह पर अपने राइट्स का गलत यूज किए हैं कि लड़कियां ही हर जगह विक्टिम होती है। लड़कियां क्राइम में बहुत आगे भी जा रही है। लॉ सबके लिए सेम होना चाहिए। बिल्कुल सेम है, तो हम इनको क्यों छोड़ें? आज का ये इंटरव्यू एक ऐसी शख्सियत के साथ है जिनकी जिंदगी में उन्होंने बहुत कुछ फेस किया, उन्होंने बहुत कुछ अकम्प्लिश किया। उनका सफर सिर्फ अदालत की किताबों तक ही नहीं रह गया, उन्होंने उसे रियल लाइफ में भी प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं उन्हें इंट्रोड्यूस करती हूँ। ये है एडवोकेट नीता वर्मा जो कि सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है। पहले तो वेलकम मैम। नमस्ते। सबसे पहले बात करेंगे मैम आपके बैकग्राउंड को लेकर। आपने भी बताया, मैंने आपके बारे में पढ़ा और मुझे पता चला कि आप एक फ्रीडम फाइटर की फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपके जो नाना जी हैं, आपके ग्रैंडफादर, वो एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं, गांधी जी के बहुत खास रहे हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले प्रेसिडेंट, उनकी फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं। तो उसके बारे में कुछ बताइए पहले। सबसे पहले आकांक्षा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज मुझे मौका दिया यहाँ तक आने का और सब कुछ अपना समाज के सामने बताने का। जी, आपने पूछा कि मैं एक फैमिली से बिलोंग करती हूँ, फ्रीडम फाइटर। ये सच है। मेरे नाना जी फ्रीडम फाइटर थे और वही नहीं थे, उस समय के काफी लोग थे। और जब देश की आजादी की बात हुई थी तो महात्मा गांधी चंपारण में आए। मेरे चंपारण में घर है, तो वो जब चंपारण आए थे तो वो हमारे घर पे रुके थे और काफी अच्छा उन लोगों ने काम किया। जो पूरे फ्रीडम फाइटर हैं उनकी तो इतिहास बनी हुई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ में भी थे और पटना सदाकत आश्रम के मेरे नाना जी सेक्रेटरी थे। तो उन्होंने काफी कुछ किया देश के लिए और मंत्री भी रहे कुछ दिनों तक वो। लेकिन बड़े सीधे साधे ऐसे मंत्री थे जिन्होंने आज तक शहर में घर नहीं बनाया। जी। तो उस दौर की कहानी हम सुनते थे उनसे, कैसे देश की आजादी हुई और किस तरह से उन लोगों ने अपना लड़ाई शुरू किया आजादी की। तो उसमें एक महात्मा गांधी जी, आपको पता है, बैरिस्टर थे। तो और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। तो हमारा तो विरासत से ही वकालत का चला आ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने तो फिर बचपन में तय कर लिया होगा कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ करना है। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने ठीक पूछा। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गाँव में भी जाती थी, अपने नाना जी के साथ गाँव में भी रहती थी और उन्होंने जो कहानियां सुनाते थे तो उससे मेरे अंदर ये था कि नहीं, हमें भी अपने टाइम में ये करना है। और आसपास में जब भी मैं कुछ ऐसा देखती थी, प्रभावित होती थी, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है और जस्टिस नहीं होता था, तो मुझे ये लगता था कि ये तो गलत है और मैं बड़ी होंगी तो ऐसा काम करूंगी कि सोसाइटी के लिए जस्टिस का काम करूं मैं। वो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा थी। मेरे नाना जी बहुत बड़े प्रेरणा बनकर रहे हैं मेरे साथ। जी, आप बेसिकली बिहार से बिलोंग हाँ जी, मैं बिहार से हूँ। मेरा फैमिली बिहार से है, मेरी एजुकेशन भी बिहार में हुई है। तो बेसिकली मैं बिहार में नहीं और मेरी मैरिज यूपी में हुई थी। जी मैम, सबसे पहले आपके एक बहुत ही बड़ी अकम्पलिशमेंट थी, जैसे आपने आर्टिकल 370 पर और 35A पर एक पेपर जो था वो लंदन में रिप्रेजेंट किया। एंड वो क्या था, मतलब उस पे आप कुछ रोशनी? लास्ट ईयर मैं इंटरनेशनल जूरिस्ट मेंबर ऑफ लंदन हूँ।
तो पिछले साल ग्लोबल पीस पर वहां पर था जी। कॉन्फ्रेंस, जिसमें जी। बड़ी सारे कंट्री के लोग आए थे और लंदन के काफी मिनिस्टर, एमपीज वगैरह थे, हमारे एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी गए थे वहां पर। तो मेन वहां हमें ये दिखाना था कि एक स्टेट के लिए इक्वल राइट्स कितनी जरूरी चीज होती है। जी। जो जम्मू कश्मीर कुछ मामलों में काफी पीछे रहा है अपने अधिकार को लेकर, जी। जो 370 आने के बाद इनको दिया गया, खासकर महिलाओं का राइट्स, वो बहुत जरूरी था। 370 के बाद इनको बहुत सारे राइट्स मिले, जिससे महिलाएं काफी दिनों तक पीछे थी। जैसे प्रॉपर्टी राइट्स हुआ उनका, वो सब चीजें बहुत कम था इनके पास। और अगर आप स्टेट वाइज, अगर अपने स्टेट से बाहर के स्टेट में शादी होती थी इनकी, तो उनका अपने स्टेट में राइट्स खत्म हो जाता था प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये सब चीज था 370 के बाद। फिर एजुकेशन में इनको कितना आगे बढ़ाया गया, इक्वल राइट्स मिला, जैसे अदर स्टेट की तरह इनको बराबरी में रखा गया। तो वो हमारा सबसे बड़ा बात था कि नहीं, 370 हटने के बाद इनके लिए क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, गवर्नमेंट ने जो कुछ भी दिया इनको संविधान के अनुसार, वो इनको मिलना चाहिए। अब जैसे कई कंट्रोवर्शियल के लोगों के बीच में कई ऐसी बातें होती थी कि नहीं, 370 के बाद जम्मू कश्मीर में जैसा था कि हमारा राइट्स छीन जाएगा। तो वो एक सबसे बड़ी बात होती है किसी को बताना आपका राइट्स क्या है, और आपका राइट्स का कहीं पे हनन नहीं होता है जी, और इक्वल राइट्स आपको भी मिलना चाहिए। जो मेरा सबसे पहला काम था इनको बताना इंटरनेशनल लेवल पर। आप फर्स्ट विमेन रहे हैं आर्टिकल 370 टूटने के बाद, आप गए हैं वहां पर और फीमेल्स के साथ स्पेशली मिले हैं जी, तो उन्हें आपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया, एंड आपने मुझे बताया था वो 3 तलाक वाली बात जिसको लेकर वो अवेयर नहीं थे जी। ये जो 3 तलाक वाली बात है ना, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा है कि जो बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो जानती हैं, आजकल तो वो अपना मीडिया इतना स्ट्रांग है, मोबाइल सबके पास है, तो उनको सब पता होता है कि हमारा राइट्स क्या है और हमें अपने हक के लिए क्या चाहिए और कैसे लड़ना है। पर ये बात मुझे बहुत अजीब सा लगा था जब मैं श्रीनगर में गई थी, वहां पे काफी महिलाएं थी, उनसे मैं मिली जी, तो वो आज भी इन सब बातों से दूर थी। जब मैं गई, कुछ महिलाएं, उनको अभी भी ये लग रहा था कि मुझे तलाक 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 कह दिया जाएगा तो मुझे घर से निकल जाना है, मेरा डाइवोर्स हो जाएगा, ऐसा। और वो श्रीनगर में ही नहीं, मैं आपको कटरा वाली एरिया में भी कुछ ऐसा हुआ था इंसिडेंट कि महिलाएं मेरे पास आई थी कि मुझे तो घर से निकाल दिया गया और वो तलाक बोल दिया। तब मैंने उनको ये समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको तलाक तलाक 3 बार बोल दिया गया तो आपका डाइवोर्स हो गया या आपको घर से निकाल दिया जाएगा। ये चीजें मैं श्रीनगर में भी लोगों को बताई, महिलाओं को, कि कानून बदल गया है और कानून सबके लिए एक है जी। तो वो उनके लिए एक बहुत फायदे का चीज था जानना कि हाँ, हमारे लाइफ के लिए क्या सही है क्या गलत है जी। आप कितने टाइम से जम्मू में हैं? देखिए, जम्मू में तो मुझे पूरे 10 साल हो गए, जम्मू कटरा के बीच में काम करते रहते हुए 10 साल हो गए, और एक्टिव मैं 2022 से यहाँ पे हूँ काम के लिए, कोविड के बाद। जैसे आपने मुझे एक बात और बताई कि आप माता वैष्णो देवी में जो वर्कर्स होती हैं फीमेल्स, आपने उनको भी एक, उनके लिए भी एक अवेयरनेस को लेकर कुछ किया वहां पे। तो लेकिन मेन बात ये है कि हम लोग वहां जाते हैं, लोग मैक्सिमम वहां माता के दरबार में जाते हैं पूजा के लिए, पाठ के लिए। आपको ये मतलब आपके माइंड में ये कहाँ से आया कि वहां पर जो फीमेल्स वर्क कर रही है उनको उनके राइट्स, सेफ्टी को लेकर अवेयर किया जाए स्पेशली? मेरी एक आदत है, मैं हर उस गली में जाती हूँ जहाँ कोई नहीं जाता है, हर उस जगह को सेलेक्ट करती हूँ जो किसी के ध्यान में नहीं होता है, छोटी से छोटी चीजों को। तो मैं वहां रहते रहते मुझे ये लगा कि ये महिलाएं इतना काम कर रही हैं, यहाँ पर प्रसाद बनाती हैं, थैले बनाती हैं, या जिस तरह का भी काम करे, सफाई करें या कुछ भी, तो क्या इनको मालूम है कि इनके लिए राइट्स क्या है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। वो जहाँ वर्क कर रही हैं तो सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट एज ए वर्क प्लेस के लिए है, तो वो इनको ज्यादा जरूरी है जानना। फिर मैंने सीईओ सर से बात की थी, गोपाल शर्मा सर थे वहां पे एडिशनल सीईओ, मैंने उनसे बात की गोपाल सर से कि सर मैं आपके यहाँ ये प्रोग्राम हुआ है? सर ने कहा अभी तक तो नहीं हुआ। तो मैं बोली कि मैं चाहती हूँ ये प्रोग्राम करना, उन लेडीजों को बताना कि आपका राइट्स क्या है क्या नहीं है, और आप जहाँ काम कर रहे हो वहां पे क्या क्या सुविधा दी गई है।
तो मेरे दिमाग में आया और मैं वो प्रपोजल रखी और माँ वैष्णो देवी के आशीर्वाद से सीईओ सर ने उसको ओके किया। काफी अच्छा उसका असर रहा वहां पर। जी। ऐसा कोई केस था वहां पे ऑलरेडी कुछ? नहीं, केस वैसा कुछ भी नहीं था, पर वो मैं अब आपको एक बात बताती हूँ। वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा हमें मिल जाता है जहाँ पे मैं महिलाओं को सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट नहीं बताती हूँ। वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा था जहाँ पर मैंने ड्रग्स को लेकर भी उनको बताया कि बच्चों को कैसे आपको संभालना है, और बच्चियों को लेकर भी बताया कि आपको अपनी बच्चियों को कैसे ये शिक्षा देनी है कि आप बाहर निकलो तो कैसे आपको अपनी बचाव करनी है। अब जैसे आपको पता है आजकल बच्चियां भी पढ़ती हैं, बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, बाहर निकलो या घर में रहो। तो वो एक मेरे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था कि मैं उनको बहुत कम शब्दों में और बहुत सीधा साधा शब्दों में समझा सकूं कि आप भी काम करने आए हो, तो अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपको अपने सीनियर से कैसे इंटरेक्ट होना है, अपनी परेशानियां को बताना है, आप अपने बच्चियों को भी घर में संभालो। जी। कि वो उनको ये सब प्लेटफॉर्म मिल नहीं पाता ना, लेबर क्लास के वो क्या कहाँ जानती हैं बेचारी, उनको पता ही नहीं होता है कि हमारा अधिकार क्या है। बिल्कुल। तो वो मेरा सबसे पहला काम होता है कि जिनको पता ना हो उनको बताओ कि आपका अधिकार क्या है, कैसे आपका अधिकार लेना है। अब आप एक क्रिमिनल लॉयर हैं जी। दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, एंड मतलब फीमेल्स आई डोंट थिंक इसमें ज्यादा एक्टिव हैं, तो कितना मुश्किल रहा वहां तक जाना? ये आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा और मैं इसको बड़ा सिंपली बताऊंगी कि आसान कुछ भी नहीं था हाई कोर्ट तक जाना या कुछ भी। पर मुझे बाय चांस मेरे सीनियर बहुत अच्छे थे, तो मैं उनको अक्सर बोलती थी, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे भी छोटे थे, उनको भी देखना था। तो मैं उनको बोलती थी कि सर मुझे पैसे के लिए काम नहीं करना है, बस आप मुझे अपने साथ रखो। तो और एक क्रिमिनल लॉयर के लिए ये मुझे प्रॉब्लम होता था कि कई बार ऐसे हो जाते थे कि मुझे रास्ते में रोका जाता था कि आपको ये काम नहीं करना है। किसी के साथ रेप हो गया या कुछ भी इस तरह से होता था या छेड़खानी होती थी, तो जो कहते हैं दबंग फैमिली या दबंग जो कहते हैं, उस तरह से जो दबंग लोग होते हैं वो जरूर आगे आपको रुकावट बनते हैं। और वो कई बार मेरे साथ भी हुआ था कि मुझे भी रोका गया था कि आप इस केस को आगे नहीं ले जाइए कुछ, पर मैं कभी रुकी नहीं, मैं बढ़ती गई आगे। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आई, फिर सुप्रीम कोर्ट में मैं बार एसोसिएशन मेंबर बनी, उसके बाद कई चीज की मैं मेंबर बन गई अलग से। तो ये बेधड़कपन जो है ये ब्लड लाइन में चलते आ रहा है क्योंकि फ्रीडम फाइटर की फैमिली से है। हाँ, ये एक फ्रीडम फाइटर के फैमिली से था। और सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को इसके लिए शुक्रगुजार करती हूँ। मेरे फादर ऐसे तो वो नहीं है पर हमेशा साथ होते हैं मेरे। तो मेरे फादर और मदर ने मुझे बहुत शादी के पहले से ही स्ट्रांग बनाया, उन्होंने बेटियों को बहुत स्ट्रांग बनाया। और वो भी मुझे कहते थे कि करो, डरो नहीं, करो। तो आपने बुक्स भी लिखी, आप राइटर भी हैं, और अभी हाल ही में आपकी एक बुक भी रिलीज हुई है जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है। तो क्या है उस बुक में, उसके बारे में क्या बताएंगे? एंड उसका नाम, स्पेशली उसका नाम द वेट फॉर जस्टिस एंड द फाइनल कोर्ट, इसके पीछे की क्या स्टोरी है ये भी हम जरूर जानना चाहेंगे। मैं लॉ पे बहुत कुछ लिखती रहती हूँ, कभी कभी मेरे न्यूज़पेपर में आते रहते हैं। जैसे मेरा ये रहा कि मैं बच्चों के लेबर चाइल्ड पे बहुत ज्यादा रही जी। इन सब चीजों पे, तो मैं लिखती हूँ, आता है, पर वो सिर्फ एक वो बनकर आता है, आर्टिकल पेपर में आ जाता है। पर मैंने एक किताब लिखी, मेरे लाइफ का फर्स्ट बुक था ये, भारतवर्ष का ऐतिहासिक और वर्तमान कानून। तो इसकी जिक्र मैं पहले करती हूँ। तो ये किताब मैंने लिखा, इसमें खासकर जम्मू कश्मीर का है। और जो जो ऑफिसर्स ने मेरे साथ काम किया जम्मू कश्मीर में, उनकी फोटो भी मैंने डाली हुई है इसमें। 370 का है और सारे कुछ इसमें डाला ऑफिसर्स का, ताकि ये मैसेज होना चाहिए लोगों को कि नहीं, हम प्रशासन के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। तो वो भी है। तो ये किताब ऐतिहासिक का मतलब जो आपका जब संविधान नहीं था
राजा महाराजा अपने तरीके से वो कानून इम्प्लीमेंट करते थे और वो चलाते थे। गांव में अपने कुछ लोगों ने समूह बनाकर उसका कानून बना दिया, बाद में तो उसको सरपंच के रूप में इम्प्लीमेंट किया गया। वो सारी मैंने ऐतिहासिक कानून में रखी थी जी। और वर्तमान कानून में जब से हमारा संविधान बना उसके जो है वो सारे हैं। आपने पूछा वेट फॉर जस्टिस जी, तो हमारे कंट्री में ऐसा होता है ना कि हमारे केस बहुत लंबे समय तक चलता है, जिसमें कुछ कानूनी प्रक्रिया टेक्निकल ऐसा होता है कि उसके डिसीजन कोर्ट भी जल्दी नहीं ले सकती है और पूरा समय दिया जाता है हर किसी को अपने पक्ष रखने का, अपने अगर कोई निर्दोष है तो उसको निर्दोष होने का सबूत देने का पूरा टाइम मिलता है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि जस्टिस का वेट करते करते कई जनरेशन खत्म हो जाती है पर उनको जस्टिस नहीं मिल पाता है। बिल्कुल। और वो इंतजार करते हैं कि हमारे साथ जस्टिस कब होगा। तो वेट फॉर जस्टिस वैसे लोगों के लिए है जो इंतजार करते रह गए पर उनको कभी भी जस्टिस नहीं मिला। तो मैंने वो डाली। कई ऐसे आपने देखा होगा, कई ऐसे मूवमेंट्स है जो मूव लिंचिंग में मर गए या कुछ ऐसा, वो लड़ते रह गए पर उनके साथ कभी जस्टिस नहीं हुआ जी। तो उसके ऊपर मैंने लिखा ये सब चीजें कि वेट फॉर जस्टिस की आखिर कब उनके साथ जस्टिस किया जाएगा। हाँ, डेफिनेटली। आपने मुझे ये भी बताया था कि आपने इस बुक में एक बड़ी सेंसिटिव एरिया का भी जिक्र किया है, दैट रेड लाइट एरिया इन दिल्ली, जीबी रोड। तो उसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ जी, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि वो हमारे समाज में रहते तो जरूर है पर समाज का एक अलग हिस्सा है जहां पर कोई जाना नहीं चाहता है कि हम उस एरिया में ना जाए। पर मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने सोशियोलॉजी ऑनर्स किया हुआ है जी। और सोशियोलॉजी ऑनर्स में जब मैं कॉलेज में थी उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं पढ़ती थी। तो एक पेपर हमें देना था तैयार करके रिसर्च वे में, तो मैंने उस सब्जेक्ट को उठाई थी कि मैं प्रोस्टिट्यूशन पर लिखूंगी। तो कई बार मुझे कहा भी गया था कि नहीं नहीं ये सब नहीं लिखो, क्योंकि आपको पता है हम जिस समाज में जीते हैं उसमें ये बहुत दूर रखा जाता है इन सब चीजों को, खासकर अनमैरिड टाइम में। लेकिन मैं बोली कि नहीं मुझे करना है तो यही करना है। जैसे मेरा बचपन से था कि जो करना है वो करना है, सही करना है, गलत नहीं पर करना है। मैंने प्रोस्टिट्यूशन पर भी लिखी थी और ये बढ़ता गया मेरा कि उस एरिया के लोगों को भी, महिलाओं को भी सुरक्षा मिलना चाहिए या कुछ। हाँ, अगर कोई अपनी मर्जी से वो जा रही है उस एरिया में और वो अपनी मर्जी से कर रही है काम, तो आपको तो पता है गवर्नमेंट ने उनको लाइसेंस दिया हुआ है। हाँ। इन सब चीजों के लिए गवर्नमेंट ने लाइसेंस भी दिया है कि हाँ आप करो ये काम। लेकिन ऐसे लोगों के लिए बहुत तकलीफ वाली बात होती है जिसको वहां पर फोर्स करके एक धकेल देना कहते हैं ना, कि आप उस एरिया में उसको धकेल रहे हो, नर्क की जिंदगी जीने पर मजबूर कर रहे हो। और मेरे पास ऐसी कई लड़कियां मेरे से मिली। मतलब आपने ऐसे केस भी हैंडल किए हैं? बिल्कुल की थी। वैसे केस मतलब वो एक अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि मेरे से मिलती हैं लोग, बातें करती हैं, पर मैं जब कहती हूँ कि इसको मैं हेयरिंग करना चाहती हूँ कोर्ट में तो वो करने नहीं देती हैं कि हेयरिंग मत करो आप, तो विदाउट कोर्ट गए हुए आपका कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो उनको भी ये लगता है कि हमारे साथ जस्टिस तो होगा नहीं तो क्या जाना है कोर्ट में, पर वो चाहती हैं उस रास्ते से निकलना। लास्ट टाइम भी मेरे साथ एक लड़की आई, मेरे से मुलाकात की थी कि मैडम मेरा कुछ करो, मैं वहां से निकलना चाहती हूँ। कुछ ऑफिसर्स से मेरी बात भी हुई थी, अपने सीनियर से भी बात हुई, उन्होंने उस पर कुछ खास मुझे सलाह नहीं दिया था कि हाँ करो या ना करो इस पर काम। उनको लेकर काफी सीरीज वगैरह भी बने हैं, बदनाम गली को लेकर उनको बदनाम गली का मेंशन किया गया है उसमें। देखिए उनको बदनाम गली मेंशन किया गया पर बदनाम किसने किया है, उस गली को बनाया किसने है जी, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं उतनी दूर तक की बात तो, पर आपके जैसे आपने बोला कि केस आपके पास आ गया जस्ट बाय चांस, लेकिन क्या कारण रहते हैं या क्या चीजें होती है जिसकी वजह से लड़कियां इसमें ज्यादातर ट्रैप हो जाती हैं ना चाहते हुए भी? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है आज के सोसाइटी में और मैं भी चाहूंगी कि आप लोग इसको सामने लाओ। आजकल हर लड़कियां पढ़ती हैं, ज्यादा से ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं, और जो नहीं भी पढ़ती हैं तो वो सेल्फ डिपेंड होना चाहती हैं। जैसे अब छोटे मोटे काम भी मॉल में वो लोग कर लेती हैं या कुछ भी अपने आप पे डिपेंड हो जाती हैं।
पर कई जगह ऐसा भी आपने न्यूज में देखा है, कलकत्ता का भी एक केस आया था, जो जॉब आपका प्लेसमेंट कर रहे हैं, जॉब प्लेसमेंट वाले भी कई एरिया आपने देखा होगा न्यूज में आया है, वो वहां भी ट्रैप हो जाती हैं। इनको एक दो केस ऐसा भी हम लोगों ने सामने पढ़ा या आपने मीडिया में देखा कि उनको वहां पे बेहोश की का दवा पानी पिला देते हैं, उसके बाद उनका आंख खुलता है तो वो रेड लाइट एरिया में पाई जाती हैं। दिल्ली में ऐसे कई केसेज हुए हैं, कलकत्ता में ऐसे कई केसेज हुए हैं। तो आज के समय में मेट्रोपॉलिटन में भी ये काम हुआ, और गांवों से भी लड़कियों को उठाकर लाते हैं कि हम तुम्हें काम दिला देंगे या कुछ इस तरह से, और फाइनली वो उस रेड लाइट एरिया में चली जाती हैं। बीइंग अ क्रिमिनल लॉयर, आप रेप जैसे सेंसिटिव केसेस भी आए होंगे जो आपने हैंडल किए हो, ऐसा कोई केस? देखिए कई बार हमारे इर्द गिर्द भी ऐसा केस हुआ है, और सोसाइटी में उससे बताया नहीं जाता है, और हम भी उस चीज को तब तक सामने नहीं लाते हैं जब तक खुद से सामने नहीं आता है। और रेप केसेस तो आप देख रहे हैं संख्या कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है इस तरह से। पहले औरतें चुपचाप रहती थी, पर अब वो सामने आती हैं कई बार कि मेरे साथ ऐसा हो गया या कुछ भी। कुछ दिन पहले भी हमारे इस एरिया में भी हुआ था, एक छोटी बच्ची के साथ पॉस्को, जहाँ मैं रह रही हूँ उसके आसपास, तो उसको भी दबाने की कोशिश की गई थी। लेकिन वो बाय चांस मेरे यहाँ वो हेल्पर थी मेरी, वो मेरे पास आती थी, तो उसने मेरे को बताया कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हो गया है। मैं आपको कटरा के पास की बात कह रही हूँ। तो मैंने इमीडिएट एक्टिव हुई और मैं प्रशासन से बात की उसके लिए कि इसको हम दबा नहीं सकते हैं। और मेरे एक्टिव होने के बाद हो सकता है वो करते, लेकिन उस वक्त तक उन्होंने एफआईआर उसको नहीं लिखा था। गांव के लोगों ने उसको ऐसे दबाने की कोशिश की थी बातचीत के जरिए कि ठीक है ठीक है। फिर मैंने एसएचओ से बात की और मैंने कहा कि ये इस मैटर को दबाना नहीं है, अगर उसके पेरेंट्स चाह रहे हैं जी कि ये बात आगे बढ़े तो उसको दबाना नहीं है। आज एक बच्ची के साथ हुआ, कल हर बच्ची के साथ ऐसा होगा। तो मैं उस चीज को आगे बढ़ाई, उन्होंने एफआईआर किया, फिर केस लॉन्च हुआ, फिर वो अरेस्ट हुआ लड़का और उसको जेल भेजा गया। ऐसे केसेस में मैक्सिमम ऐसा होता है कि विक्टिम को ही बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। कई बार तो कुछ गांव वगैरह में मैंने ऐसा सुना भी है कि पेरेंट्स भी डिसोन कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में आप लोगों को क्या, मतलब हमारे चैनल के थ्रू ही क्या अवेयर करना चाहेंगे आप उनको? देखिए ये तो एक घटना है जो अभी मानसिकता जिस तरह से लोगों का बदल गया है, तो मैं कहती हूँ लड़कियों को नहीं समझाओ, लड़कों को समझाओ या पुरुषों को समझाओ, कि उनको समझाओ कि बलात्कार जो है या रेप औरतें नहीं कर रही हैं ज्यादा। ये जेंट्स को, हर माँ को, हर फैमिली को अपने बच्चे को ये समझाना चाहिए कि आप घर के बाहर भी निकल रहे हो तो हर किसी की रेस्पेक्ट करो, और ये इस तरह का हरकत काउंसलिंग में आना चाहिए। और बाय द वे, दुर्भाग्यपूर्ण अगर किसी महिला के साथ ऐसा होता है या बच्ची के साथ या बेटियों के साथ ऐसा होता है, तो वो तो उसी वक्त खत्म हो जाती है उसका जिंदगी, जब उसके साथ ऐसा रेप हो जाए। पर उसमें बहुत बड़ा रोल सोसाइटी का होना चाहिए और फैमिली का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए कि आप उसको उस तरह से ट्रीट नहीं करो कि उसकी गलती थी। मैम जैसे ये रेप केसेस होते हैं, हम देख रहे हैं ये बढ़ते भी जा रहे हैं डे बाय डे, तो इनके लिए कोई ऐसा लॉ क्यों नहीं है? मतलब जो जिसने किया उसकी सजा क्या है? तो अभी जो चेंज हुआ है पॉस्को के साथ साथ इसमें भी चेंज किया गया कि अगर इनकी प्रूफ हो जाती है कि हाँ इन्होंने रेप किया है, तो इनके लिए डेथ पेनल्टी भी है और कंपनसेशन भी है। तो ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ दिया जाता है। आपने देखा निर्भया केस में भी फांसी तो लगी थी। अभी जैसे वो कोलकाता केस हुआ है आरजीकर मेडिकल कॉलेज। हाँ, देखिए कई बार ऐसा हो जाता है ना कि जो फैक्ट है मैं आपको बता रही हूँ कि कई ऐसे रेप केस है जिसमें हाई प्रोफाइल लोग इन्वॉल्व है। एग्जैक्टली ठीक है। और उसमें होता क्या है, हाई प्रोफाइल लोग इन्वॉल्व होते हैं और उससे एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग इफेक्टिव होते हैं। और कुछ ऐसे मामले ऐसे हैं जिसमें पॉलिटिकल लोगों का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा होता है। तो ये केसेस दब जाते हैं? बिल्कुल दब जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत दबते हैं। आपको मैं एक बड़ी बात बता रही हूँ कि हमने इस किताब में वेट फॉर जस्टिस में मैंने ये लिखा हुआ है रेप का कि कैसे कैसे बचते हैं ये लोग, कि सिस्टम को थोड़ा चेंज तो होना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है।
मैं सिस्टम पे सवाल नहीं उठा रही हूँ, पर सिस्टम को इसमें थोड़ा चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पॉलिटिकल दबाव ना बनाए। हमारे इंडिया में एक सबसे बड़ी बात है कि दिया गया था संविधान में कि 90 दिन में किसी भी केस का डिसीजन आना चाहिए, पर कहीं ना कहीं वो उलझ के रह गया है। मैंने अभी तक के लाइफ में कोई डिसीजन 90 दिन का देखी नहीं हूँ। ट्रू। जो 90 दिन का वेट फॉर जस्टिस, ये वेट फॉर जस्टिस उसी के लिए है कि कब तक जस्टिस होगा। तब है कि बहुत सारी चीजें ना कोर्ट को अपना जजमेंट देने के पहले बड़ी सारी चीजों को देखनी होती है कि कहीं किसी को गलत तो नहीं फंसा दिया गया है, कोई इनोसेंट तो नहीं फंस गया उसमें। इन सब प्रक्रिया में थोड़ा टाइम तो लग जाता है। इस पर मेरा एक और क्वेश्चन है, कई बार क्या होता है फेक केसेस होते हैं, क्योंकि अब फीमेल्स को बहुत सारे राइट्स दे रखे हैं, क्योंकि पहले उनके साथ बहुत चीज ऐसी होती थी, उस चीज को लेकर फीमेल्स के पास बहुत सारे राइट्स है, बट उन फीमेल्स का क्या जो इन राइट्स को मिसयूज करते हैं, फेक एलिगेशंस लगा देना। तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसी बात नहीं है, औरतें भी बहुत गलत करती हैं, लड़कियां भी करती हैं। आप सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट केस में आपने देखा है कि कई ब्लेम इन्होंने गलत लगाया है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा ऐसा इन्होंने मिसयूज किया है। और उसके इतने ज्यादा केस मिसयूज हुए कि एक्ट लाना पड़ा था बाद में, 5114 एक्ट आया इसको रोकने के लिए। तो है ऐसा मैटर। अभी रिसेंट कुछ ऐसे केसेस भी सामने आए जिसमें जैसे आप ले लीजिए एग्जांपल दैट मेरठ वाली लड़की, उसने भी हस्बैंड का मर्डर किया, एंड जैसे वो सोनम रघुवंशी केस, दैट हनीमून केस। तो इन चीजों में अब क्राइम में फीमेल्स भी बहुत हाईलाइट हो रहे हैं। हम लोग ये नहीं कह सकते कि लड़कियां ही हर जगह विक्टिम होती है, लड़कियां क्राइम में बहुत आगे भी जा रही है। तो हो रहा है क्राइम, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो नहीं कर रही है, बल्कि महिलाएं भी कई जगह पर अपने राइट्स का गलत यूज किए हैं। आपने देखा होगा कि ये मेड हेल्पर, आप मेट्रोपॉलिटन में देखो या कहीं पर, ये ब्यूरो से आती हैं और अपने ही ऑनर के ऊपर ब्लेम कर देती हैं कि उन्होंने मेरे साथ रेप किया। क्या ये सब पकड़ा गया है, पुलिस ने पकड़ा है। हस्बैंड पे एलिमोनी के लिए एलोमनी, मैरिज में एलोमनी आजकल, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया ना कि एलोमनी देना बंद किया जाएगा। तभी तो उसका बहुत मिसयूज हो रहा है। मिसयूज, एलोमनी के ऊपर भी रोक लग गया कि अब उसकी जांच पड़ताल होगी। ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत एलोमनी मिल जाए या कुछ इस तरह का। और दूसरी बात की, जैसे आपने अभी मेरे से कहा है लेडीज का, मैंने अपनी किताब में भी ये जिक्र की है कि हिंदुस्तान में, इंडिया में अब भी सबसे ज्यादा महिलाओं का करप्शन बढ़ गया है। क्योंकि मैं इंटरनेशनल जूरिस्ट मेंबर हूँ, तो इंटरनेशनल का भी हमने देखा है, और कई मेरी लॉयर हैं दोस्त जो इंडिया के बाहर रहती हैं, उनसे भी डिस्कशन होता है कि क्या है क्या नहीं है। पर इंडिया में इतना ज्यादा करप्शन बढ़ा है। आपने एक यूपी का केस देखा होगा बहुत पहले, बेबी साबानो बेबी करके है उसका नाम, जिसने 9 मर्डर की थी। वो उस लेडीज ने 9 मर्डर किया था, इलीगल रिलेशन था उसका। उसने अपने माँ बाप को भी मारी, अपने भाई भाभी सबको। और उसका रीजन क्या था ना कि अपने हिंदुस्तान में ना बहुत लिबर्टी दिया गया है, भारत माता है, हम औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। हम प्रेग्नेंट लेडीज को, या इंडिया के बाहर भी प्रेग्नेंट लेडी को हम फांसी नहीं देते हैं या कुछ। तो वो मेरठ केस पे भी सेम चीज हो रही है। हाँ, कि हम उनको फांसी नहीं दे सकते हैं। मानव अधिकार के तहत हम बहुत कुछ देखते हैं दोनों। तो इंडिया की हालत आज ऐसी हो गई है, अपने संविधान और कानून का सहारा लेकर ये लोग बहुत गलत कर रही हैं। आप देखिए ड्रग्स पैडलर लेडीज लोग भी हैं, है ना, ज्यादातर आजकल लेडीज हैं। आप चले जाइए रेलवे स्टेशन के आसपास, वो पंजाब से ला रही हैं जम्मू में, या कटरा या कहीं पे भी, पाकिस्तान से आ रहा है, अपने बॉर्डर एरिया से भी आ रहा है। तो उनके साथ क्या है कि एक तो प्रॉब्लम क्या है कि मेल फीमेल वाली गैप है, कोई उनको हर जगह चेक नहीं कर सकता है, उनको फिजिकली बेनिफिट है उस चीज का, देख नहीं सकता। तो मेरा ये मैंने भी अपनी किताब में भी लिखी हूँ कि औरतों को फांसी मिलनी चाहिए। मैंने लिखा है अपने बुक्स में कि अगर ये इस तरह से मर्डर कर रही हैं,
इस तरह से करप्शन कर रही हैं, इनको भी फांसी मिलनी चाहिए। आप छोटा सा एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, आप सिंगापुर चले जाइए। सिंगापुर अपने वर्ल्ड का एक ऐसा कंट्री है जहाँ सबसे ज्यादा औरतों को फांसी मिलता है। अच्छा, ये बात नहीं मालूम थी। हाँ, जहाँ सबसे ज्यादा औरतों को फांसी मिलता है, तो वो उतना हिम्मत नहीं करती हैं काम करने का। तो इंडिया में भी मिलना चाहिए, मैं तो कहती हूँ। लॉ सबके लिए सेम होना चाहिए। बिल्कुल सेम है, तो हम इनको क्यों छोड़ें? सवाल चलिए, ये ये है। तो रहा, ये काफी हैवी टॉपिक था। हाँ। तो आप जितने भी सोशल वर्क्स करते हो या लोगों को हेल्प करते हो, तो वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट करते हो? आप उसके लिए कुछ भी पैसे वैसे नहीं बिल्कुल लेते जी, हो? मैंने इतने सारे प्रोग्राम किए हैं। मेरा बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। मैं स्कूलों में गई, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, बहुत जगह गई। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक्टिवी में ज़्यादा काम बच्चों के लिए इधर की, क्योंकि मेरे मेरे क्या बताऊँ मैं, बहुत दुख होता है। मेरे अपने आसपास के बच्चों का डेथ हुआ है ड्रग्स से, तो वो देखकर मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल मैं हर्ट होती हूँ। तो लगता है कि हम काउंसलिंग तो कर ही सकते हैं, बच्चों का भी और बड़ों का भी। इसमें मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन का, मुझे हमेशा साथ देते हैं। कि आप जैसे आपकी तरह बहुत और भी फीमेल्स हैं या स्टूडेंट्स हैं जो सोसाइटी के लिए वर्क करना चाहते हैं, तो एंड में उनके लिए आप क्या बोलेंगे, उनको क्या करना चाहिए? बिकॉज पीपल लुक अप टू पीपल लाइक यू, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? देखिए, मेरा ये मैसेज होता है कि आपको अगर कोई भी काम सोसाइटी के लिए करना है या अपने लिए, अपने आसपास के लिए भी करना है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी एनजीओ के पार्ट बनिए या किसी गवर्नमेंट रूल्स के पार्ट बनिए। हाँ, जरूरी ये है कि आप कानून के दायरे में रहिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए और आप आगे बढ़िए। आप अकेले भी काफी है। आपके दाएं बाएं अगर कुछ हो रहा है तो भी आप उसको देखिए, और आपका राइट्स है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो आपका राइट्स है, आप उस पर सवाल उठा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से मिलिए, बात कीजिए। और फाइनली मेरी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि ड्रग्स पर हमें हेल्प करें काम करने के लिए, और उसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और अपराध को भी सोसाइटी में जो है उसको भी रोकने के लिए हम कैंपेन करेंगे इसके लिए। और सोसाइटी आए हमारे साथ, काम करे हमारे साथ। तो ये तो बातें हो गई सारी अब लीगल चीजों को लेकर, क्या राइट्स है क्या रॉन्ग है ह्यूमन राइट्स को लेकर। अब बात करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ की। तो आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए, फैमिली, फ्रेंड्स। अगर आप ये लीगल वाले काम नहीं कर रहे होते तो उस टाइम पे आप क्या करना पसंद करते हैं? फैमिली, आपको पहले ही पता है मैं फैमिली बैकग्राउंड वो लॉयर और ये रहे। मेरे फादर इंजीनियर थे, मेरी मदर गवर्नमेंट टीचर थी, तो वो एक फैमिली का एजुकेशन रहा। साथ में 2 भाई बहन है हम, और बहुत सपोर्टिंग है। सभी लोग बहुत सपोर्टिंग है। मैं एक्चुअली सेल्फ डिपेंड डिसीजन लेती थी, जिसमें पेरेंट्स का रहता था। पर सबसे बड़ी मेरे लाइफ में वो समय था जब मैंने अपनी शादी का डिसीजन ली थी। मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी किया है, तो मैं प्रोजेक्ट दिल्ली एम्स से कर रही थी। उसी बीच हमारी मुलाकात हुई, शादी की। बस वो एक था कि कैसे शादी होगी, इंटरकास्ट था हमारा, इंटर स्टेट भी था, तो लव मैरिज थी। हाँ, वैसे ही था। तो वो हुआ कि हिम्मत नहीं होती थी घर में बताने की कि कैसे इसको किया जाए। और मैं अपनी फैमिली की फर्स्ट लड़की थी, पूरे खानदान की पहली लड़की थी जिन्होंने लव मैरिज, हाँ, इंटरकास्ट मैरिज किया था। ओके। तो वो डिसीजन था बहुत अच्छा। और तब मेरी फ्रेंड्स बोलती थी ये बात कि तुम तो बहुत आगे बढ़ती हो कि राइट्स और ये घर पे बताने ये से कर दो, डर रहे हो। बताना चाहिए, फिर अपने लिए क्यों नहीं करती हो? तो वो एक था कि हाँ, मैं इंस्पायर हुई और मैं कि पेरेंट्स के मिलने से शादी हुई। तो हॉबीज एंड ऑल, जब आप ये नहीं कर रहे हो तब हाँ, आप क्या कर रहे हो? प्लांट बहुत लगाती हूँ, मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है। गाना बहुत सुनती हूँ, पुरानी फिल्मों का गाना सुनती हूँ, प्लांट्स लगाती हूँ, गाना सुनती हूँ। और घर को थोड़ा सा अरेंज करना, साफ सफाई, वो सब काम करती हूँ मैं। और आपके हस्बैंड डॉक्टर हैं? हाँ जी, मेरे हस्बैंड ऑर्थोपेडिक सर्जन है और काफी टॉप लेवल के
मतलब टॉप क्या, ऐसे तो सभी डॉक्टर अच्छे होते हैं, मैं सिर्फ उनके लिए नहीं कहूंगी। और 2013 में वो वर्ल्ड के नंबर 1 डॉक्टर रहे हैं, अमेरिका से उनको अवार्ड मिला है। और वो बहुत ही सपोर्टिंग है। आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं अपने हस्बैंड के कारण बैठी हूँ। ओके। सबसे बड़ी बात है मेरे 2 बच्चे हैं, बहुत प्यारे प्यारे मेरे 2 बेटे हैं, वो भी बहुत सपोर्टिंग है मेरे लिए। तो उनके फैमिली सपोर्ट हमेशा है मेरे साथ में। जी। ओके।